सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इक्विटी शेयर्स। हमारा पिछले वीडियो में जो टॉपिक था ओनर्स फंड्स, आज हम उसको आगे लेकर चलेंगे टाइप्स ऑफ ओनर्स फंड्स की ओर। और जैसा हमने कहा, हमारा आज का टॉपिक है इक्विटी शेयर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इक्विटी शेयर्स? तो जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा दिख रहा होगा, इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? ओनरशिप इन अ कंपनी। The equity shareholders of the company are also called the owners of the company। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहां पर इसको लिख लेते हैं एक बार और फिर से। सॉरी, इसको लिख लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स ऑफ द कंपनी। वाई डू वी से सो? ये जवाब हमें मिलेगा इस वीडियो में आगे। नाउ शेयर्स के बारे में कहा गया, इक्विटी शेयर्स के बारे में, दैट दे आर नॉन रिडीमेबल एंड दे प्रोवाइड वोटिंग राइट्स टू देयर होल्डर्स। वोटिंग राइट्स क्या होता है? किसी भी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, दे हैव जनरल मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स, और लेट्स से दे हैव सेमी एनुअल जनरल मीटिंग्स या क्वार्टरली जनरल मीटिंग्स। ये कंपनी के ऊपर होती है। अब इन मीटिंग्स में बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। इन डिसीजंस में दे प्रोवाइड देयर इक्विटी शेयर होल्डर्स अ वोटिंग राइट। लेट्स से एक पोलिंग है दैट अ कंपनी सेटअप इन गुजरात, वो चाहती है अपना एक नया यूनिट महाराष्ट्र में लगाने के लिए, मगर एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंपनी होने के नाते वो अपने शेयर होल्डर्स को मौका देती है दैट यू वोट, डू वी हैव टू गो फॉर द न्यू ओपनिंग इन महाराष्ट्र? क्या महाराष्ट्र में नया प्लांट बैठा है या नहीं बैठा है? तो इस सिनेरियो में इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये मौका होता है टू वोट। अब जिस तरफ मेजॉरिटी वोटिंग जाती है, उस केस में कंपनी वैसा डिसीजन लेगी। अब ये कहां तक डेमोक्रेटिक है वो तो कंपनी के हाथ में, बट अल्टीमेटली दे आर प्रोवाइडिंग अ चांस ऑफ वोटिंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब आता है भैया, आपको ध्यान में आ रहा होगा, भाई सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है नॉन रिडीमेबल, इसका क्या मतलब होता है? देखो, नॉन रिडीमेबल का मतलब होता है वो शेयर्स जिसे आप कंपनी के लिक्विडेशन के पहले बेच नहीं सकते। कंपनी के लिक्विडेशन के पहले बेच नहीं सकते। और बेच के क्या, जाल मुड़ी थोड़ी खाना है, बेच के पैसे रियलाइज नहीं करा सकते। ओके, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसको लिक्विडेशन के पहले आप बेचकर पैसे नहीं मांग सकते। ओके, ये हुआ इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉपर मीनिंग, व्हाट इज मेंट बाय इक्विटी शेयर। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर? कुछ फीचर्स पे ध्यान डाल लें। देखो सो देखो, सबसे पहला तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई ये ओनरशिप राइट्स देता है अपने ओनर्स को, ओनरशिप राइट्स। यहां पर एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी बन जाओगे अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स परचेज कर लेते हो, तो इक्विटी शेयर्स परचेज कर लेते हो तो दे हैव वोटिंग राइट्स इन द कंपनी, विच मीन्स कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस आपके हाथ में आ जाते हैं एज अ सिंगल पर्सन ऑल्सो। क्योंकि यहां पे कंपनी के केस में अगर आपको याद होगा तो 1 शेयर इक्वल्स टू 1 वोट, 1 शेयर इक्वल्स टू 1 वोट। तो जब आप ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस में वोट करते हैं तो कंपनी के डिसीजंस पे इंपैक्ट पड़ सकता है। नंबर 2, हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स। हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना एक काफी हाई रिस्किंग वेंचर हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ, हाई रिस्क एज द रिटर्न्स डिपेंड अपॉन कंपनीज प्रॉफिट्स। एंड सबसे दुखद बात जो है, डिविडेंड्स हियर आर नॉट फिक्स्ड। डिविडेंड्स हियर आर नॉट फिक्स्ड। ये ज्यादा डार्क हो गया, अगर नहीं दिख रहा है लेट्स से एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूं, आप फिर से देखो आंसर। डिविडेंड्स हियर आर नॉट फिक्स्ड and depend upon the profitability and the discretion of the board of directors। अब आपको जितना भी नॉलेज होगा कंपनी का, अभी तक मालूम होगा कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स की जवाबदेही नहीं लेती। हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है, मगर कंपनी डिसाइड करे हमें ये पैसा रिटेन अर्निंग्स के तौर पर रखना है, हम ये पैसा डिविडेंड के तौर पर बांटना नहीं चाहते, उस केस में कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देगी। नंबर 1 क्या, डिविडेंड तो भैया तब बातें होंगी जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेट्स से प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड दे सकती है। अब उसके बाद कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करेंगे कि आपको डिविडेंड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए कहा गया जो हमारा इक्विटी शेयर्स है, दे आर हाई रिस्किंग वेंचर्स। नंबर 3, दे आर सोर्सेज ऑफ परमानेंट कैपिटल। व्हाई डू वी से परमानेंट कैपिटल? अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा ना, दे आर नॉन रिडीमेबल।
ये इक्विटी शेयर्स को आप कंपनी के लिक्विडेशन के पहले बेचकर पैसे नहीं मांग सकते। दैट्स व्हाई वी से द इक्विटी शेयर्स आर द परमानेंट कैपिटल ऑफ एनी बिजनेस। वो पैसा कंपनी के बंद होने के पहले आप मांग ही नहीं सकते, तो हेंस इट्स अ परमानेंट कैपिटल टू द बिजनेस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेसिडुअल क्लेम्स। रेसिडुअल क्लेम्स ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जस्ट हैव अ लुक। In the event of liquidation, the equity shareholders are paid after all the debts and liabilities are settled. After all the liabilities and debts are settled. Let's say भगवान ना करे कंपनी बंद होने के कगार पे है। कंपनी जब बंद होती है तो बहुत सारी डेट्स होती है, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, कंपनी के ऊपर कंधों का बोझ है, जिम्मेदारियां हैं। तो जब वो कंधों का बोझ सारा हटा के खत्म करके जो भी पैसा बचता है उस पैसे को कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देती है। कंपनी अपने एबनॉर्मल गेन्स, अनफोर्सीन गेन्स, उसको क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो शायद हमें सुनने में ये पहले निगेटिव लग रहा होगा, रेसिडुअल इनकम, बट अब पॉजिटिव एस्पेक्ट समझ में आ रहा है। एबनॉर्मल गेन्स भी इक्विटी वालों को ही मिलेगा। तो भले ही भैया आपको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है, मे बी डिविडेंड ना मिले, लेकिन कंपनी आपको कुछ तो ऐसा बेनिफिट दे रही है ना जिससे लोग प्रेफरेंस में ना जाकर शायद इक्विटी में जाते हो। ठीक है ना, मूविंग अहेड। वोटिंग राइट्स, ये तो खैर काफी बार बात हो गई। वोटिंग राइट्स आई डोंट थिंक वी हैव टू वेस्ट आवर टाइम ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट आर वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स हो गया हमारा, द company gives voting rights to the equity shareholders. They take important decisions of the company completely democratic basis पे। Now 6th पॉइंट है हमारा नो फिक्स डिविडेंड। नो फिक्स डिविडेंड ये हमने अभी जस्ट बात किया कि क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि भैया डिविडेंड दें कि नहीं दें, उसमें एक और डिसीजन भी जुड़ जाता है। उसी को मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा कि अगर हम डिविडेंड देते भी हैं तो कितना डिविडेंड देंगे और कितना रिटेन्ड अर्निंग्स के तौर पर रख लेंगे। तो अब 3 पॉइंट हो गए। पहला, डिविडेंड अगर प्रॉफिट होता है तभी डिविडेंड देंगे, लेट्स से प्रॉफिट हो गया। नंबर 2, अब डिविडेंड देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो नंबर 3 क्या, डिविडेंड देना भी है तो कितना देना है और कितना रोक लेना है। ओके, ये भी फिक्स नहीं होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में। ये डिसाइड कौन करेगा, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब वो डिसाइड कर लेंगे तब फिर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को अपना डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी मतलब इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इजीली ट्रेड हो सकते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को अपने शेयर्स ट्रांसफर करेगा, पैसे रियलाइज कराएगा। एक आदमी शेयर को वन पर्सन टू अदर पर्सन शेयर्स ट्रांसफर कराएगा, मार्केटेबिलिटी बढ़ती है। ओके, ये हुआ हमारा फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर 1, कंपनी को सबसे बड़ा फायदा, भैया परमानेंट कैपिटल है, ये पैसा कहीं जाने वाला नहीं। भले ही ओनर्स चेंज हो जाएं, आज एक ओनर ने अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए, उनका लिक्विडेशन चल रहा है, मगर जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल कंपनी ने इक्विटी शेयर्स के थ्रू उठाया था वो पैसा दर उधर नहीं हो रहा, वो पैसा कंपनी में बरकरार है। कब तक, जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती। तो इट्स अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल फॉर द बिजनेस। नंबर 2, देयर इज नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, क्योंकि हमने कह दिया ना, कंपनी ने तो आपको इक्विटी शेयर देते समय ही के कह दिया था कि भैया आप डिविडेंड की मांग मत करना, डिविडेंड तो तब मिलेगा, पहले प्रॉफिट होगा तब, और उसके बाद भी कब मिलेगा, जब हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहेगा तब। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चाह लिया तो फिर उसका यह चाहना जरूरी है कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा और कितना डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो देयर इज नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स वालों के लिए रिटर्न। पॉइंट नंबर 3, इट सेज इट इनकरेजेस इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन। जो हमने शुरू में बात की थी कि कंपनी की एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, या दूसरी जनरल मीटिंग्स भी हो सकती हैं, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारी मीटिंग्स के अंदर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंकरेज करती है टू पार्टिसिपेट, टू कम, टू सजेस्ट, टू वोट। ओके, एंड द लास्ट वन इज इट अट्रैक्ट्स हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स। हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज they are the persons who bring in a huge amount of money. They are the persons जिनको ये petty returns के लिए वो business नहीं करते. They add their money या they infuse their money to increase the value of the companies. ठीक है, तो ये high risk taking
हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी शेयर्स दे आर द परफेक्ट प्लेस टू इन्वेस्ट देयर मनी। अब इतना सारा एडवांटेज पढ़ लिया, इतना सारा फीचर्स पढ़ लिया, तो अब अपना वीडियो एंड करते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स लुक एट सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर भैया, नंबर 1 कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो क्या कहता है, इशूइंग इक्विटी शेयर्स कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन अदर फाइनेंसिंग ऑप्शंस ड्यू टू हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न्स। हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न, देखो यहां पर एक टर्म आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और एक साथ में एक और चीज है, इशूइंग ऑफ शेयर्स कैन बी मोर एक्सपेंसिव। आखिर ऐसा क्या है जो हमारा इक्विटी शेयर इतना एक्सपेंसिव हो गया है? आई विल गिव यू अ वर्ड, आप कमेंट्स में बताना अगर आप इस टर्म को जानते हो तो। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोस्पेक्टस। मेरे हिसाब से आपको ये टर्म जानना चाहिए, ठीक है, प्रोस्पेक्टस। तो अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप कमेंट्स में बताओगे व्हाट इज मेंट बाय प्रोस्पेक्टस। ओके, नाउ प्रोस्पेक्टस के कंस्ट्रक्शन में जो प्रोस्पेक्टस कंपनी बनाती है उसमें काफी पैसा खर्च होता है, काफी रिसर्च वर्क लगते हैं, कभी काफी प्रोफेशनल्स लगते हैं, वो एक काफी बड़ा खर्च है। फिर आप कंपनी में और पैसे इन्वेस्ट करते हो सो दैट मोर एंड मोर पीपल नो अबाउट योर कंपनी टू कम एंड इन्वेस्ट। ये सारा जो प्रोसीजर है इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। प्लस इसके ऊपर से कंपनी में जब इक्विटी आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में पैसा आता है, वो भी एक्सपेंसिव हो जाता है, ओवरऑल एक्सपेंसिव। प्लस एक और बड़ा एक निगेटिव पॉइंट है, इक्विटी शेयर के ऊपर कंपनी जो डिविडेंड देती है उस पर टैक्स लगता है। ओके, तो ओवरऑल ये सारी चीजें मिलाकर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हाई कर देती है। मतलब आपने मार्केट से पैसा तो उठाया, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट अ वेरी वेरी हाई कॉस्ट। पॉइंट नंबर 2, इट सेज डाइल्यूशन ऑफ कैपिटल, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, आई एम सॉरी, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल मतलब क्या? हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जब 100% स्टेक आपका होगा, लेट्स से सोल प्रोप्राइटरशिप, 100% स्टेक आपका होगा, सारे प्रॉफिट आपके होंगे, सारा नुकसान आपका होगा, तो वहां तक तो बात ठीक है। प्रॉब्लम या फायदा, अगर फायदे की बात करें और नुकसान की बात करें तो एक जगह पर है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है तो पूरा पूरा बिजनेस कंट्रोल आपके हाथ में है। बट जैसे ही आप पार्टनरशिप फॉर्म पे आ जाओगे तो 2 की जगह, मान लो 1 की जगह 4 या 5 पार्टनर आ गए, उस केस में कितनी दिक्कतें आएंगी? डिसीजन मेकिंग चौपट हो जाएगी। वाई? इतने सारे लोग अपना अपना बुद्धि लगाएंगे तो बिजनेस का भट्टा बैठना तय है। सोचो, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में 1 नहीं, 5 नहीं, 500 और 5000 आदमी रहते हैं। हाउ आर दे गोइंग टू पुट और इन्फ्यूज देयर माइंड्स एट द गेम? वो कैसे डिसीजंस लेंगे? या क्या वो सही में डेमोक्रेटिक हैं भी या ऐसे ही वोट कर रहे हैं? सोचो कंपनी का कितना हाई लेवल पे डाइल्यूशन हो गया कंट्रोल का। 1 लाख शेयर होल्डर्स है, मतलब द पावर और the power to vote has been transferred, has been given the power to 1 lakh shareholders। अब वो सब मिलके तय करेंगे about the future of a company। So it's a negative point for the company's point of view, dilution of control। फिर हमारा आता है irregular returns। अब हम बात करते हैं हम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो भैया, इरेगुलर रिटर्न्स क्यों है? जैसा हमने कहा कि ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि कंपनी आपको रिटर्न देगी। पहले तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तब ना, पहले तो अगर लॉस हो गया तो आपका गया पैसा। सेकेंड राउंड में अगर प्रॉफिट हुआ भी तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेगा कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और थर्ड, अगर मिलेंगे भी तो कितना मिलेगा वो भी कोई फिक्स नहीं है। तो कंपनी अपने मन के मुताबिक आपको कभी पैसे देगी, कभी आपको पैसे नहीं देगी। तो अब गौर करना, आप जब शेयर मार्केट सर्च करोगे, पढ़ोगे, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा जो कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड्स थ्रो करती है ना, उनका शेयर में मार्केट प्राइस इतना ज्यादा हाई है बिकॉज कंपनीज हैव फेथ, द इन्वेस्टर्स हैव फेथ इन द कंपनी कि भैया कैसी भी सिचुएशन हो ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करती है। तो चलिए कमेंट्स के लिए आपको एक और टास्क देता हूं, 5 ऐसी इंडियन कंपनी के बारे में पता करिए जो अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करते आई है। 5 ऐसी कंपनियां जो अपने इन्वेस्टर्स को लगातार डिविडेंड्स पे करते आई हैं, कमेंट्स में मेंशन करिएगा, डू मेंशन द कमेंट्स। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है हाई रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स। व्हाई? बिकॉज दे बेयर द मैक्सिमम रिस्क एंड दे आर लास्ट टू रिसीव द पेमेंट आफ्टर लिक्विडेशन, एंड दे आर लास्ट टू गेट द पेमेंट आफ्टर लिक्विडेशन। पैसा भी सबसे पहले देंगे और जब पैसा मिलने की बारी आएगी वो सबसे आखिर में पैसा लेंगे।
तो इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ आर इक्विटी शेयर्स का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर। तब तक के लिए लाइक आवर वीडियो, शेयर इट अमंगस्ट योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड कमेंट में हमें बताइएगा अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लक्ष्य मार्क।